हेलो एवरीवन, दिस इज निशु और आज बात करेंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत चैप्टर के नाम से ही करते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब किसी नेशन को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है वो इंडिपेंडेंट के बाद शुरू होता है। मतलब 1947 में जब हमें आज़ादी मिल जाती है उसके बाद की ये कहानी होती है। अब जहाँ लोग इंडिपेंडेंस की खुशी मना रहे थे वहीं पे हम नहीं जानते कि कितने सारे चैलेंजेस भी इंडिया ने फेस करे थे। और इंडिया सिर्फ उस दिन आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था। तो पार्टीशन के भी चैलेंजेस फेस करेंगे। उसके बाद पार्टीशन इंडिया का हो तो गया, लेकिन उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या परिणाम रहे जो लोगों को भुगतने पड़े, वो भी हम पढ़ेंगे। और एंड में पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मतलब जब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था तो अलग सिस्टम चल रहा था, बट जैसे ही इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिस्टम से हटता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो जितने भी स्टेट्स थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन सभी को एक रीऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑर्गेनाइज करना था और एक पूरे कंट्री में तब्दील करना था। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 14th ऑफ अगस्त 1947। मिड नाइट ऑफ 14th ऑफ अगस्त 1947 को हमारे फर्स्ट एवरग्रीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो एक स्पीच देते हैं और उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। प्लीज रिमेंबर इट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाते हैं, उसमें एक स्पीच भी देते हैं और उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। बट हम क्यों इस स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर क्या खासियत थी इस स्पीच में, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो स्पीच थी पहले तो ये इंग्लिश में बोला गया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पूरी स्पीच इंग्लिश में बोली थी। इसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है और अभी तक पॉवर्टी थी, सारी सिचुएशन खराब थी, तो हम इसको अब बहुत अच्छे से केटर करेंगे। इनइक्वालिटी जो फैली थी उसको भी एड्रेस किया उन्होंने और उन्होंने बोला कि आगे इक्वालिटी लाने की कोशिश करी जाएगी। और एक बहुत बड़ा सा मिशन बनाया जो एक विजन की तरह देख रहे थे और वो इंडिया को कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी उसको समझ सके। तो जो स्पीच थी उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके, तो कमिंग टू द फर्दर, अब मेन टॉपिक बात करते हैं, चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया था और सब लोग खुशी भी मना रहे थे, लेकिन वहीं पर बहुत सारे चैलेंजेस भी थे जो इंडिया फेस कर रहा था। जैसे पहला चैलेंज था डेमोक्रेसी। अब इंडिया क्योंकि 200 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहा था, एक कॉलोनी बन के रहा था, तो इंडिया को इतना तो समझ में आ गया था कि जैसे ही आज़ादी मिलेगी सबसे बेहतर जो सिस्टम है वो है डेमोक्रेसी और उसी को स्टैब्लिश करा जाएगा। ना मोनार्की ना डिक्टेटरशिप, और किसी भी तरीके के सिस्टम में उतनी पावर नहीं है जितनी डेमोक्रेसी में है। तो ये तो हमें क्लियर था। तो यही हमारे लिए एक चैलेंज बना कि हमें इतने बड़े नेशन में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। दूसरा, डेवलपमेंट। अब इतने सालों से हम कॉलोनाइजेशन पीरियड में रहे तो उस ब्रिटिशर्स ने हमारा डेवलपमेंट तो करा नहीं था, इनफैक्ट हमारा तो एक्सप्लोटेशन हुआ था। तो इंडिया के सामने सेकंड चैलेंज था कि इंडिया का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से करा जाए ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जल्दी से काउंट होने लगे। तीसरा, यूनिटी। अब यूनिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिया का पार्टीशन भी हुआ और वो पार्टीशन डाइवर्सिटी की वजह से हुआ, क्योंकि इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं लोग, डिफरेंट कल्चर है लोगों का स्टेट अलग है, कल्चर रिचुअल्स अलग हैं। तो इन सभी को ये जो डाइवर्सिटी, ये जो चेंजेस दिख रहे हैं, जो डाइवर्सिटी है, ये कहीं हमारे लिए चैलेंज ना बन जाए, इसको यूनाइट करके रखें। क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक फेस कर लिया था जिसकी वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ। तो ये 3 चैलेंजेस थे जो हमें ओवरकम करना था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जितना अभी हमने पढ़ा तो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्पीच दैट जवाहरलाल नेहरू गेव। इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी थी, उस स्पीच का नाम क्या था? तो उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये 1 मार्क में ही आता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द चैलेंजेस। ओके, तो अभी जो हमने बात करी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके क्या क्या चैलेंजेस थे, तो पहला आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, थोड़ी सी 2 लाइन लिखनी है जिसमें आप ये बता सकते हैं कि इंडिया 1947 को आज़ाद हुआ, साथ साथ पार्टीशन भी हुआ, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। तो पहला चैलेंज था डेमोक्रेसी, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा यूनिटी। आप इसको DDU के एक्रोनिम के फॉर्म में भी आप ये लोग याद कर सकते हैं, DDU, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, यूनिटी। दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम अंडर मार्क्स 4।
ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और पार्टीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सिर्फ इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, इंडिया का पार्टीशन भी हुआ। इंडिया दो भागों में टूटा, एक हिंदुस्तान बना और दूसरा पाकिस्तान बना। अब ये बात करते हैं कि ये पार्टीशन कैसे आया, क्यों ये इंडिया में एमर्ज हुआ और इंडिया आखिर दो भागों में क्यों टूटा। तो देखिए, पार्टीशन, ये कहा जाता है कि पार्टीशन टू नेशन थियरी का ही रिजल्ट था। अब टू नेशन थियरी क्या कहती थी? टू नेशन थियरी ये कहती थी कि जो इंडिया है वो एक तरह के लोगों से मिलके नहीं बना है, ये दो तरह के लोगों से मिलके बना है, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों ही लोग आपस में बहुत तरीकों से अलग हैं। जैसे रिलीजियस तौर पे देखें तो भी अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका सोशल एनवायरनमेंट अलग है, उनके हर एक चीज़ जो वो लोग करते हैं वो सब कुछ अलग है। तो इसलिए मुस्लिम्स के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी दिखा सके। तो टू नेशन थ्योरी ये कहती थी। अब टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? तो टू नेशन थ्योरी की डिमांड करी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, और उस समय मुस्लिम लीग के मेन लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए, पार्टीशन टू नेशन थ्योरी का रिजल्ट था। टू नेशन थ्योरी यही कहती थी कि इंडिया दो तरह के लोगों से मिलकर बना है, हिंदू और मुस्लिम को एक आइडेंटिटी चाहिए, इस वजह से उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, और ये मुस्लिम लीग के द्वारा प्रपोज करी गई थी, और उस समय मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पार्टीशन तो हो गया, हम बहुत आराम से कह दे रहे हैं कि ओके इंडिया दो भागों में डिवाइड हो गया, बट एक्चुअली ये बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन था, क्रिटिकल सिचुएशन था फॉर बोथ कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। पहला प्रोसेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी पेनफुल था, ये बहुत डिफ़िकल्ट टू डिसाइड था कि मतलब ये डिसाइड नहीं करा जा रहा था कि इंडिया को किस बेस पे डिवाइड करा जाए पाकिस्तान के नाम पर। फिर बहुत मुश्किलों के बाद ये डिसाइड करा गया कि ओके, अब रिलीजियस मेजॉरिटी के नाम पर हम इनको डिवाइड करेंगे, मतलब जहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे वो जो एरिया है उसको हम पाकिस्तान बोल देंगे। बट इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। आइए अब चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे हम चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन। अभी तक हमने बात करी थी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, बट अब हम चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रॉब्लम था, पहला चैलेंज था, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। मुस्लिम मेजॉरिटी की कोई एक एरिया नहीं था। दूसरा, नॉट ऑल मुस्लिम वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, सभी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तीसरा, कम्युनल राइट, धर्म के नाम पे दंगे हो रहे थे। और चौथा, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए इनको डिटेल में बात करते हैं। पहला, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुस्लिम्स एरिया में भी मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे, उसको हम पाकिस्तान बोल देंगे, लेकिन ये इस तरीके से नहीं था कि इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं तो चलो इसको पाकिस्तान दे दिया। ये दो बहुत भागों में, क्योंकि हमें पहले तो नहीं मालूम था कि इंडिया अब डिवाइड होगा तो मुस्लिम सब अलग रह रहे थे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, सब एक साथ रहते थे, क्योंकि कोई एक एरिया ऐसा नहीं था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो, वहाँ पे हिंदूज भी थे। फिर इसके बाद एक और चैलेंज हमें सामने देखना पड़ा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो दो एरिया में ज़्यादातर डिवाइडेड थी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर ये डिसाइड करा गया कि फाइनली पाकिस्तान को दो भागों में बनाया जाएगा। एक होगा ईस्टर्न पार्ट जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा, और एक वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान दो भागों में बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए, सेकंड चैलेंज ये था कि ये डिसाइड तो कर लिया गया कि सभी जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाएं, बट सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो एंड तक, अंतिम टाइम तक भी टू नेशन थ्योरी की डिमांड को फेवर नहीं करते थे, ये इसके अगेंस्ट में थे, और ये नहीं चाहते थे कि इंडिया रिलीजन के आधार पर दो भागों में बटे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि सभी मुस्लिम भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, प्लीज़ रिमेंबर इट फॉर 1 मार्क्स, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे चैलेंज के बारे में बात करते हैं, जो था कम्युनल राइट्स। अब जैसे ही पार्टीशन डिक्लेयर हुआ तो लोगों के बीच में एक हीन भावना उत्पन्न होने लग गई एक दूसरे के प्रति। जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित करा गया, और जहाँ पर हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, सिख की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, वहाँ मुस्लिम्स को प्रताड़ित करा गया। जैसे सबसे ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे पंजाब में, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा थी और हिंदू भी थे, तो इन दोनों के बीच में दंगे ज़्यादा हो गए धर्म के आधार पर। और दूसरा एरिया था वेस्ट बंगाल, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी में होने की वजह से कम्युनल राइट्स बढ़ गए। धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, एक दूसरे की जान लेने लगे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो उभर कर सामने आई थी। लास्ट प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। डिक्लेरेशन तो हो गया,
डिक्लेयर भी कर दिया गया, लेकिन माइनॉरिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़कर सामने आई, क्योंकि बहुत संख्या में लोग थे जो पाकिस्तान रहते थे और उनको नहीं पता चल रहा कि वो पाकिस्तान में है वो या फिर वो हिंदुस्तान में है, और लोग इधर से उधर भागने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भगदड़ मची और काफ़ी संख्या में लोगों की हत्या भी हुई। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन तो हो गया बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, क्या परिणाम निकले। तो देखिए, पहला परिणाम था ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। अब लोगों को जैसे ही मालूम चला कि वो जहाँ पर हैं, अगर वो हिंदू है तो उनको मालूम चला कि अच्छा ये तो पाकिस्तान है, और कोई लोग हिंदुस्तान में थे तो उनको मुस्लिम हिंदुस्तान में थे तो उनको लगा कि अरे ये तो हिंदुस्तान है, मुझे तो पाकिस्तान। तो बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसफ़र हुआ पॉपुलेशन एकदम बल्क में इधर से उधर जाने लग गई। आपने गदर मूवी भी देखी होगी, कुछ कुछ सिचुएशन वैसे ही हो रहा था। दूसरा था कम्युनल राइट्स। अब जैसे लोगों को पता चला कि धर्म के आधार पर कंट्री का डिवीजन हुआ है, तो लोग एक दूसरे के प्रति लड़ने लगे, धर्म के आधार पर लड़ने लग गए, जिसकी वजह से बहुत हैरेसमेंट हुआ। और तीसरा प्रॉब्लम था हैरेसमेंट ऑफ विमेन। अब पार्टीशन डिक्लेयर भी कर दिया गया, लोग इधर से उधर डिस्प्लेस भी हो रहे थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार हुई वो हुई थी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा गया, वुमेन्स का रेप कर दिया गया, दूसरे धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लड़कियों का रेप कर दिया, उनको मार दिया। कुछ लोग अपने ही घर की महिलाओं को खुद ही मार देते थे ताकि कोई और को ना मार पाए। जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थे वहाँ पे मुस्लिम औरतों को प्रताड़ित करा गया, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे वहाँ पे हिंदू और सिख की जो औरतें थी उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन करा गया। तो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन तो बहुत मास लेवल पे हुआ इस समय। चौथा कॉन्सिक्वेंस फाइनेंशियल क्राइसिस। अब सिर्फ बंटवारा दो कंट्री के बीच में नहीं हुआ था, बंटवारा रिसोर्सेज का भी हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी इंडिया में, क्योंकि सबका जो रुझान था वो ट्रांसफ़र पे था कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, किसी के फैमिली का कोई बच्चा रह गया, कोई विधवा हो गया, कोई अनाथ हो गया, बहुत सारे चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस करे। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन भी बहुत ज़्यादा पेनफुल था, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। So that's all for today. Further topics we would carry on in upcoming videos. Thank you so much.